एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वीमास्टर में। इसमें हम लेकर आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। हम अपने वेयर हाउस की शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो कुछ टी शर्ट्स हम केवल 200 प्लस शिपिंग में दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने दिख रही होंगी। ये टी शर्ट्स आपको अगर लेने हैं तो आप 200 प्लस शिपिंग देकर इसको अपने यहाँ मंगा सकते हैं। फटाफट से व्हाट्सएप करिए, आपके स्क्रीन के सामने व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कुछ नहीं करा जाएगा। आपको अगर चाहिए केवल 200 प्लस शिपिंग, जो कि जनरली 70-80 रुपए होते हैं शिपिंग के। अगर आप ज्यादा टी शर्ट लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा शिपिंग का चार्ज बढ़ जाएगा, पर जो टी शर्ट का मूल्य है वो केवल 200 है। तो अभी ले लीजिए, हमारी वेयर हाउस की शिफ्टिंग में हमें आसानी होगी। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो तेजस MK1A की तरफ से निकल कर आ रही है। हम जानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट में F404 का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अमेरिकन कंपनी GE के द्वारा बनाया जाता है। अब GE के द्वारा इस जो इंजन है उसका जो प्रोडक्शन है वो लगभग बंद कर दिया गया है या बंद करने की कगार पर है। अन्य देश भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्रिपेन में भी इसका इस्तेमाल होता है, पर वो अपना लोकल इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुके हैं। वॉल्वो के द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी गई है। इसी तरह साउथ कोरियन एयरक्राफ्ट में भी ये लगता है और उनके द्वारा भी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी गई है, पर भारत के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। भारत अब परेशान है और ये बहुत बड़ा परेशानी का कारण है कि ये इंजन भारत को अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं अपने तेजस MK1A के लिए। कुछ जो हमारे पास हैं पहले से, उनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, पर आगे अगर हमें 16 एयरक्राफ्ट प्रति साल बनाने हैं तो इसकी जो खेप है वो भारत पहुंच जानी चाहिए। वो नहीं पहुंची हुई अभी। हालांकि जी के द्वारा कहा गया है कि इस साल तक वो पहुंचा देंगे, पर यह देखा गया है कि उनकी तरफ से काफी डिले इसमें किया जा रहा है, क्योंकि इसका निर्माण वो करने वाले और जो निर्माण करने वाले हैं वो भी इस कारण से करने वाले हैं, अगर किसी का जल गया इंजन नए एयरक्राफ्टों के लिए इसका निर्माण वो नहीं करने वाले हैं। कुछ 12-13 वो एक साल के अंदर बनाने के चक्कर में है। अब HAL के सामने और भारत के सामने ये प्रॉब्लम फंस गई है कि इतना ढेर सारा जो ऑर्डर दिया गया है, जो 80 से ज्यादा एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, प्लस 97 और एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया जाना है, उसके लिए इंजन कहां से आएंगे? उसके लिए इंजन अगर भारत को लाना है तो भारत के अंदर इसका निर्माण स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जी से बोलना पड़ेगा कि तेजी करो इंजन्स में, और उसके लिए पहले ही भारत को इसके लिए ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तभी तो जी उसको देखकर भविष्य का अपनी प्लानिंग करेगा और उसके प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में हम लोग को इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आने वाली है और डिले देखने को जरूर मिलेगा। बात कर लेते हैं वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज की। इसमें हमारे एयरफोर्स के द्वारा अपने कमाल है वो दिखाए जा रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्टों के द्वारा भी, हमारी जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उनके द्वारा भी। पर कुछ चीजें, कुछ कमियां निकल कर आई हैं जिसको कि इस न्यूज में कवर करना आवश्यक है और ये मीडिया में ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। सबसे पहले R-73 की अगर बात कर लें, जो कि शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। तेजस के द्वारा इसका जब फायरिंग की गई टारगेट पे, जो कि बंसी टारगेट था, उस पर जब इसको फायर किया गया, इसका प्रॉक्सिमिटी फ्यूज काम नहीं किया। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज इस तरह का होता है कि अगर टारगेट अपने टारगेट को अगर डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा है, उसके पास में भी पहुंच रहा है, तब इसको ब्लास्ट हो जाना चाहिए ताकि वो टारगेट नष्ट हो जाए। पर जब तेजस के द्वारा इस R-73 को जब लॉन्च किया गया तो ऐसा नहीं हुआ और टारगेट पे वो नहीं टकराया, ना ही उसका प्रॉक्सिमिटी फ्यूज काम किया। इसके अलावा राफेल की तरफ से जो मीका मिसाइल फायर करी गई, उसका फ्यूज बहुत अच्छे से काम किया और उसने अपने टारगेट को नष्ट किया। यहां पर कहा जा रहा है, जो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो हथियार है वो पुराने हथियार होते हैं जिनकी की सेल्फ लाइफ खत्म हो रही होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल इन प्रकार की एक्सरसाइजों में किया जाता है। हो सकता है उसका जो फ्यूज है वो उतना अच्छा काम ना कर रहा हो या खराब हो गया हो, इसी कारण ये टारगेट के पास नहीं ब्लास्ट हुआ। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा कि ये टारगेट बहुत छोटा था, इसलिए इस टारगेट को नष्ट करना मुश्किल हुआ इन मिसाइल्स के द्वारा। तो मेरा यहाँ पर यह कहना है कि अमेरिका की अगर हम लोग बात कर ले तो वो तो ड्रोन भी इन मिसाइलों के माध्यम से गिरा देते हैं। ये तो बंसी है जो कि टारगेट प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी मिसाइल के लिए अगर टारगेट प्रैक्टिस करनी है तो इसको माना जाता है कि ये जेट के साइज का है। तो ये जो क्लैरिफिकेशन है कि ये छोटा एयरक्राफ्ट था इसलिए नहीं मार पाया, ये किसी तरह सही नहीं है। हाँ, इसको चेंज किया जा रहा है। R-73 को रिप्लेस करके हम लोग SRAM की बात कर रहे हैं और वो इसी कारण हो रहा होगा कि एयरफोर्स को ये पहले ही पता चल चुका है कि ये जो रशियन मिसाइलें हैं, R-77 की बात कर ले, R-73 की बात कर ले, इन सब में वो कैपेबिलिटी है नहीं जो आज के आधुनिक सिनारियो में हमें चाहिए। सो यही सारी चीजें हम लोग को देखने को भी मिल रही हैं इन एक्सरसाइजों में और मुझे लगता है कि ये वॉर प्रिपरेशन की जो एक्सरसाइज है वो इसीलिए की जा रही है कि यहां पर कहां पर लूप होल है उनको भी हमें समझ में आए और हम उसका आगे जाके सोल्यूशन निकालें और उस पर हम काम करें। इसके अलावा एक ग्रिफिन लेजर गाइडेड बॉम्ब था जो कि कहा जा रहा था कि अपने टारगेट पर टकराया पर ब्लास्ट नहीं हुआ। असल में ये ब्लास्ट हुआ पर बाद में ब्लास्ट हुआ। इसके लिए क्लैरिफिकेशन आया और हमारी डिफेंस फोर्सेस के द्वारा ये वीडियो से प्रमाणित किया गया कि ये ऐसा बॉम्ब था
जो कि टारगेट को पेनिट्रेट करके कुछ समय बाद फटता है, अंदर चले जाता है, उसके बाद फटता है। इसलिए उस वीडियो में ये पहले फटता हुआ नहीं दिखाई दिया था और बाद में ये फटता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा कई लोगों ने आकाश मिसाइल के द्वारा अपने टारगेट को नष्ट न किए जाने की भी बात कही है, पर वो भी थोड़ी गड़बड़ ही निकल कर आई है। जो वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहा है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि मिसाइल्स के द्वारा टारगेट को अपने नष्ट किया गया। खैर, जो भी हो, ये सारी चीजें जो कमियां हैं वो धीरे धीरे एयरफोर्स को पता भी चल रही होंगी और पता पहले से चली होंगी। इसीलिए इंप्रूवमेंट हमेशा किया जाता है और हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, खुले मन से डिस्कस कर रहे हैं, मीडिया में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक हेल्दी चीज है, इसको छुपाया नहीं जाता, इसको सुधार किया जाता है। बात कर लेते हैं भारत और फिलीपींस के रिश्तों की। आपको पता है कि जब से फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचा गया है, भारत और फिलीपींस के बीच में अच्छे डिफेंस के रिलेशन होते चले जा रहे हैं। जहां हम लोग अन्य मिसाइलों की बात कर रहे हैं और ब्रह्मोस के एक्स्ट्रा खेप की बात भी कर रहे हैं, वहीं हम ये देख रहे हैं कि उनको तेजस भी प्रोजेक्ट किया गया है और उनको हमारे स्वदेशी अपाचे हेलीकॉप्टर, जिनको कि हम प्रचंड के नाम से जानते हैं, जिनको हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं, वो भी अब प्रोजेक्ट किए गए हैं। और इसके अलावा उनको बुलेट प्रूफ वेस्ट और ATAGS भी प्रोजेक्ट किया गया है। और ये केवल बेचने के लिए नहीं प्रोजेक्ट किया गया, उनके वहां निर्माण करने के लिए हम लोन देने की बात भी कर रहे हैं, जो कि बहुत कम पैसों में उनको दे दिया जाएगा। कुछ 1.5% के लिए कुछ 20 साल तक का लोन उनको दे दिया जाएगा और 5 साल इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है। इस तरह से उनको लोन देके लुभाया जा रहा है। असल में जो हमारा LCH प्रचंड है, उनको फिलीपींस के अंदर बनाने के लिए हम ये कह रहे हैं, हम उनको परसू कर रहे हैं कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी लो और अपने यहाँ बनाओ, अपने यहाँ इस्तेमाल करो। साथ ही साथ ATAGS की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की बात की जा रही है। MKU के द्वारा, जो कि भारतीय कंपनी है, बहुत अच्छे बुलेट प्रूफ जैकेट्स या हेलमेट्स बनाए जाते हैं और ये विश्व प्रसिद्ध हैं और विश्व के बड़े बड़े देशों में, US, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी हम लोग बेचते हैं। को भी फिलीपींस को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और मुझे लगता है कि फिलीपींस जरूर हमारे इस जो ऑफर है उसको मानेगा और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि फिलीपींस को आवश्यकता है उसकी, और उसका निर्माण उनके यहाँ होने लगेगा तो उनको अच्छा ही लगेगा। बात कर लेते हैं हर्मिस ड्रोन की, हर्मिस 900 ड्रोन की। आपको पता है कि 2 इंडियन नेवी में इसका इंडक्शन कर दिया गया है, 2 की संख्या में, पर इंडियन नेवी अभी 2-3 सालों का और समय लेगी इसके अन्य जो क्वांटिटी है उसको इंडक्ट करने में। इंडियन नेवी को जरूरत तो है इस प्रकार के ड्रोन्स की, क्योंकि जो US से आने वाला जनरल एटॉमिक्स का MQ-9 रीपर है वो तो अभी हाल फिलहाल में नहीं आने वाला, वो 3 साल तो एटलीस्ट लग ही जाएगा अगर आज उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो जाए तो। पर ये जो हर्मिस ड्रोन है, हर्मिस 900, ये भारत के अंदर ही बनाए जाने लगे हैं, असेंबल किए जाने लगे हैं। एक्चुअल में इजराइल की कंपनी इल्बिट के द्वारा इसको बनाया जाता है, भारत में अदानी इंडस्ट्रीज के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अब भारत अगर इसको लेने के इच्छुक हो तो भारत में तो इस ड्रोन की लाइन लगने वाली है, पर भारतीय जो नेवी है वो ये सोच रही है कि पहले इसका ट्रायल करते हैं, इसको देखते हैं कि ये वो कमी को दूर कर सकता है कि नहीं, जो कि US के ड्रोन ना होने से हमारे यहाँ होगी। उसके बाद इसका बल्क ऑर्डर भी दिया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। वही नेवी का ये कहना है कि 31 ड्रोन जो हम लोग US से खरीदने वाले हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जल्दी हो जाएगा। पर हमारे नेवल चीफ का ये भी कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो भी जाए तो 3 साल तो कहीं नहीं गए हैं इसके पहले ड्रोन का भारत में आने में। तो ड्रोन के मामले में नेवी काफी पिछड़ी हुई है। एक्चुअल में भारत ही पूरा पिछड़ा हुआ है अगर अन्य देशों का मुकाबला हम लोग करें तो। भारत को जो ड्रोन प्रोक्योरमेंट की गति है उसको फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। हर प्रकार के ड्रोन हमें फास्ट ट्रैक तरीके से खरीदने पड़ेंगे, तब हमारी स्थिति इसके लिए सुधरने वाली है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आप इसको एक बड़ा से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।